यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक नंबर 3 इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आपकी जो फिजिक्स में बच्चों सबसे पहली यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। उसका ये चैप्टर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आप लोग इस समय डील कर रहे हो, पढ़ रहे हो, उसमें आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में देखिए, आपने ये जाना कि गॉस थ्योरम क्या है या गॉसेस लॉ क्या है। गॉस ने हमें ये बताया कि एक क्लोज्ड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है। एक क्लोज्ड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता करने का सबसे आसान तरीका क्या है। गॉस ने हमें ये बताया कि एक क्लोज्ड सरफेस जो होता है, एक क्लोज्ड सरफेस जो होता है, अगर उसके अंदर अगर उसके अंदर आपको नेट चार्ज कितना रखा है ये पता है। इफ इनसाइड अ क्लोज सरफेस you are known about the net charge which is present inside the surface, तो बच्चों आपका काम आसान हो जाता है। आपको केवल और केवल इतना पता करना है कि क्लोज्ड सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना है। और अगर चार्ज क्लोज्ड सरफेस के अंदर नहीं है, और अगर चार्ज क्लोज्ड सरफेस के अंदर नहीं है, तो कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि वो क्लोज्ड सरफेस के अंदर आ जाए। और जब वो क्लोज्ड सरफेस के अंदर आ जाएगा तो फिर हमें ये देखना है कि क्लोज्ड सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना है। अब जैसे देखिए, क्लोज्ड सरफेस के अंदर नेट चार्ज क्यू है, तो इसने कहा गॉस ने कि भाई क्लोज सरफेस के अंदर नेट चार्ज क्यू है, तो इस क्लोज्ड सरफेस से लिंक होने वाला, इस क्लोज्ड सरफेस से कनेक्ट होने वाला, या इस क्लोज्ड सरफेस से एसोसिएटेड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, दैट विल बी फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। मतलब द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर अ क्लोज्ड सरफेस, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर अ क्लोज्ड सरफेस is equal to 1 upon epsilon naught times the net charge which is present inside the surface। तो देखिए, जो गॉस थ्योरम है फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, हम इसी को आज प्रूव करेंगे, वेयर क्यू इज नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस। तो देखिए बच्चों, क्या करना है, गॉस थ्योरम को कैसे प्रूव करते हैं, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। बहुत अच्छी तरह से समझना है आप लोगों को बच्चों। सबसे पहला काम, कंसिडर अ पॉइंट चार्ज क्यू। कंसिडर अ पॉइंट चार्ज क्यू। तो देखिए, आप लोगों ने एक पॉइंट चार्ज क्यू ले लिया, एक पॉइंट चार्ज क्यू को आपने ले लिया। उसके बाद क्योंकि आप गॉस थ्योरम प्रूव करने जा रहे हैं, क्योंकि आप गॉस थ्योरम प्रूव करने जा रहे हैं, और गॉस ने ये कहा था कि भाई मैं केवल उसी चार्ज के बारे में बात करूंगा जो एक सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड है, जो एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर है। तो क्योंकि हम गॉस थ्योरम को प्रूव करने जा रहे हैं, तो भैया गॉस नियम की जो शर्त है वो तो लागू होनी चाहिए। तो इसीलिए आपने चार्ज क्यू जो लिया है, पॉइंट चार्ज क्यू जो लिया है, सबसे पहला काम इसे एनक्लोज करो। तो आपने क्या किया, इस चार्ज क्यू को एनक्लोज करने के लिए आपने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बना दिया। आपने पिछली क्लास में पढ़ा था गॉसियन सरफेस क्या होता है। ऐसा कोई भी काल्पनिक सरफेस जो किसी चार्ज को एनक्लोज करने के काम आता है उसे गॉसियन सरफेस बोलते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि पॉइंट चार्ज के लिए जो गॉसियन सरफेस होता है वो स्फेरिकल होता है। तो देखिए, आपने पॉइंट चार्ज क्यू ले लिया, ड्रॉ अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। अच्छा, आपने चार्ज क्यू को एनक्लोज करने के लिए जो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाया है बच्चों, उसका रेडियस कितना है, आर। रेडियस बराबर आर। अब जो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस आपने लिया, जो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस आपने बनाया है बच्चों, सबसे पहला काम आप क्या करोगे, सबसे पहला काम आप एक करने वाले हो वो ये कि आप इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस पर एक पॉइंट पी ले लोगे। इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस पर ही आपने एक पॉइंट पी ले लिया। तो अगर आप सरफेस पर ही पॉइंट पी लेते हो तो इस पॉइंट पी की चार्ज क्यू से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी।
as point P lies on the Gaussian surface. So the distance of point P from this charge Q is R. पहला काम। अच्छा, अब आपको ये भी पता है कि अगर चार्ज Q से R दूरी पर पॉइंट P है, तो बच्चों आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक जो पढ़ा, वहां आपने ये पढ़ा था कि Q से पॉइंट चार्ज Q से R दूरी पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ऑन दी सरफेस, सरफेस पर जो पॉइंट P आपने ले लिया वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी यहाँ। तो Q से R दूरी पर पॉइंट P जो सरफेस पर हमने लिया है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है बच्चों, ये जो पूरा सरफेस है, ये जो पूरा सरफेस है ये है स्फेरिकल शेप का। इस पूरे सरफेस का जो एरिया है, अच्छा सरफेस का एरिया क्या कहलाता है, सरफेस एरिया। सरफेस का जो एरिया है वो क्या कहलाता है, सरफेस एरिया। और सरफेस का यहाँ जो आपने सरफेस लिया है वो किस शेप का लिया है, स्फीयर का। तो ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, इस पूरे सरफेस का एरिया बच्चों क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस का एरिया मतलब सरफेस एरिया। लेकिन आपको क्या करना है, आप इस पूरे सरफेस को एक साथ डील करने नहीं जा रहे हो, आप इस पूरे सरफेस को एक साथ नहीं लोगे, बल्कि आपने क्या किया, इस सरफेस का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, इस सरफेस का एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, इस पूरे सरफेस का एक छोटा सा एलिमेंट आपने ले लिया। ठीक है, अगर पूरे सरफेस का एरिया S है तो एक सरफेस का छोटा सा एलिमेंट जो आप लोगे उसका एरिया क्या होगा बच्चों, ds। तो टेक अ स्मॉल एरिया एलिमेंट ds, हमने एंटायर सरफेस का एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ds लिया। साथ ही बच्चों आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो एलिमेंट आप लोगे, जो स्मॉल एरिया एलिमेंट आप लोगे वो इस तरह से लिया जाएगा कि पॉइंट P उसी एलिमेंट पर आना चाहिए, क्योंकि आपने इस सरफेस पर जो पॉइंट P लिया है, जिस पॉइंट पर आपने Q के कारण R दूरी पर पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड पता किया है, पॉइंट P हैज टू लाई ऑन दिस स्मॉल एरिया एलिमेंट। तो आप एरिया एलिमेंट कहीं और नहीं ले सकते कि आप यहां ले लो, यहां ले लो या कहीं भी ले लो। एरिया एलिमेंट इस पूरे सरफेस का एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लो, और वो भी इस तरह से कि एरिया एलिमेंट पर ही पॉइंट P आए। अच्छा, इस पूरे एरिया एलिमेंट का ये जो एरिया एलिमेंट है, इस पूरे सरफेस का एक छोटा सा टुकड़ा कर लिया जिसका एरिया है ds। और एरिया के बारे में आप लोगों ने पढ़ा कि एरिया तो वेक्टर क्वांटिटी है, हम एरिया को वेक्टर क्वांटिटी मान सकते हैं। तो एरिया एलिमेंट जो ds है बच्चों, एरिया की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड्स, नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड्स। तो इस ds की दिशा क्या होगी, बाहर की तरफ, नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड्स। तो ds की दिशा हो गई बाहर की तरफ, ds की डायरेक्शन हो गई बाहर की तरफ। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये बताओ पॉइंट P पर जो आपने ये इलेक्ट्रिक फील्ड पता किया है, पॉइंट P पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पता किया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ये तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो देखिए जो चार्ज Q है जिसके कारण पॉइंट P पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पता किया है, वो चार्ज Q कैसा है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव चार्ज किसी भी स्थान पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनाता है वो हमेशा आउटवर्ड्स बनाता है। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाहर की तरफ होगा, रेडियली आउटवर्ड्स, रेडियली आउटवर्ड्स। तो Q के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड E बाहर की तरफ होगा। तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड E बाहर की तरफ, ds B बाहर की तरफ। तो E और ds तो पैरेलल हो गए, इसका मतलब E एंड ds आर इन सेम डायरेक्शंस। और बच्चों अगर E और ds सेम डायरेक्शन में हैं, इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो आप देखिए आपने स्मॉल एरिया एलिमेंट ds ले लिया। अच्छा, अब देखें बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर अ क्लोज्ड सरफेस। बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स
क्लोज्ड सरफेस के लिए, क्लोज्ड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला डेफिनेशन से क्या था, फाई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस। आपको मैंने शुरू में बता दिया था कि अगर हम परिभाषा के हिसाब से चलें, डेफिनेशन के हिसाब से चलें, तो एक क्लोज्ड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, वो होता है फाई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस। अच्छा, अगर ये ओपन सरफेस की बात करते तो ये जो रिंग बनी है इंटीग्रल पर, ये हटा देते, फिर ये प्लेन इंटीग्रल हो जाता, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डीएस। लेकिन क्योंकि हम गॉस थ्योरम प्रूव करने जा रहे हैं और गॉस थ्योरम केवल क्लोज्ड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताती है, तो क्लोज्ड सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है परिभाषा से, डेफिनेशन से, भाई वो तो होता है फाई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस। और वेक्टर्स में आपने पढ़ा ए डॉट बी को हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, तो ई डॉट डीएस को क्या लिख दोगे, ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा। अच्छा, ई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से ले लो, तो फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ds को ds की जगह वैसे ही रहने दो, और थीटा की जगह क्या लिखना है बच्चों, 0, तो cos 0 डिग्री। अब यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ds अंदर। अच्छा, इंटीग्रेशन में ds है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या हो जाएगा, s हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ds इज s, तो इंटीग्रेशन ऑफ ds बराबर s, और s किसके बराबर है बच्चों, 4 पाई आर स्क्वायर। इस पूरे सरफेस का सरफेस एरिया है s, तो इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू s, तो इस s की जगह हमने क्या लिख दिया, देखिए यहां जब इस स्टेप को आप लिखोगे तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर तो है बाहर, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ ds हो जाएगा s, where s is the surface area of this spherical Gaussian surface and that is equal to 4 pi r square। तो उसकी जगह s की जगह आप 4 pi r square रख दो बच्चों, तो देखिए यहां से 4 pi से 4 pi कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर भी चला जाएगा, न्यूमरेटर में q रह जाएगा और डिनोमिनेटर में एप्सिलॉन नॉट बचेगा, तो फाई बराबर क्या हो गया, q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए डेफिनेशन से क्लोज्ड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ये, फाई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस, और गॉस की थ्योरम जो है वहां से हमने साबित कर दिया कि क्लोज्ड सरफेस के लिए ही जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो होता है फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। मतलब हम फाई क्लोज्ड सरफेस के लिए जो फाई होता है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, वो लिखा जा सकता है फाई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस विच इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। और यही तो हमें प्रूव करना था, जो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट हमने पढ़ा था, हेंस दिस इज गॉसेस थ्योरम। तो बच्चों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये गॉस थ्योरम का जो प्रूफ है ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अच्छी तरह से आपने इसे कॉपी में भी अच्छी सी हैंडराइटिंग में नोट कर लिया होगा। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक कंटिन्यू करते हैं।